गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत कक्षा 6 अध्याय 8 जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम बॉक्स में क्या लिखा गया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बॉक्स में लिखा है लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। आज हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं लगभग उसमें से अधिकांश चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है जो कि ये सरसी है, यहाँ कुल्हाड़ी दिया गया है और ये हंसिए हैं। हंसिए का चित्र दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। पहला है सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो यहाँ बॉक्स दिया गया, आपको इसमें भरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें पहला है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो ग्राम भोजक का जो पद था इतना बड़ा था कि राजा भी इन्हें कर वसूलने के लिए सौंप देते थे। इसके अलावा इन्हें न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का पद भी दे देते थे। आगे, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी।
तो हमने देखा ग्राम भोजकों के अलावा कुछ स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें क्या कहते हैं, गृहपति कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। और इसके अतिरिक्त, छोटे किसान के अतिरिक्त, कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। वे दास और कर्मकार होते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। आगे, अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे। आगे, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो हमने संगम साहित्य के बारे में जान लिया कि संगम साहित्य क्या होते हैं, इनकी रचनाएं कैसे की गई, इनका संकलन कैसे किया गया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो जातक कथाओं का संकलन किसने किया था? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसका संकलन किया गया था। तो आइए हम जातक कथाएं में जो कहानियाँ दी गई हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आगे, एक निर्धन की चतुराई। इस बॉक्स में आपको एक निर्धन की चतुराई के बारे में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचों की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्तों के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे और हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास गया। उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उस घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो हमने देखा एक निर्धन आदमी कैसे अमीर बन गया। उसने थोड़ा थोड़ा पैसे कमाकर कितना अधिक पैसे अर्जित कर लिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार
कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। आगे देखिए, यहाँ पे वल्लभकूप का चित्र दिखाया गया है, जो कि दिल्ली में मिला वल्लभकूप का चित्र है। आगे नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो आइए हम इसका चित्र दिखाते हैं। यहाँ सांची की मूर्तिकला का चित्र दिखाया गया है, जो कि एमपी में स्थित है। आगे अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लभकूप मिले हैं। ये वल्लभकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वल्लभकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो पत्तन क्या होता है? जहाँ पर जहाजें आके रुकती हैं उसे पत्तन कहते हैं। आगे बॉक्स में क्या लिखा गया है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। यहाँ पर जहाज लाने की अनुमति किसकी किसकी थी? राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे की ही यहाँ पर अनुमति होती थी। आगे बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आगे यहाँ बॉक्स में आहत सिक्कों के बारे में लिखा गया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आहत सिक्के किसे कहते हैं। आहत सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। तो आहत सिक्के का आकार कैसा होता था? आयताकार, वर्गाकार या गोल होता था। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पों से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्के। पृष्ठ 82 में दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आहत सिक्कों का चित्र दिया गया है। तो हमने जान लिया आहत सिक्के कैसे होते थे, कैसे बनाए जाते थे, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये जो कविता दी गई है ये संगम साहित्य में लिखी गई है। आओ हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत
ज़्यादा उत्पादन होता था। आगे आगे पढ़ेंगे हम नगर के बारे में। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख के बारे में हमने आपको बताया है, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी अभिलेख के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको अभिलेख के बारे में पता होगा अभिलेख क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। आगे बॉक्स में उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में दिया गया है, जिसको NBPW भी बोलते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र को क्या बोलते हैं? NBPW भी बोलते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जान लेते हैं ये उत्तरी काले चमके पात्र है क्या। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। आगे दिया गया है शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर बर्तन जो मिले हैं वो उत्तरी भाग में मिले हैं। आगे ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। तो शिल्पकार तथा व्यापारियों के जो अलग अलग संघ थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? श्रेणी कहा जाने लगा। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। आगे बॉक्स में लिखा गया है सूत काटने और बुनने के नियम। तो हम इसके नियम पढ़ लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। सूत काटने और बुनने के नियम किसके हैं? ये अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र में लिखा गया है इसके नियम। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता
था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बात करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके नियम क्या क्या थे। आगे हम पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। मानचित्र 7 पृष्ठ 108 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्यसागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है कैसे यहाँ पे ये लिपि में लिखी गई है। आगे अब हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिसे एम्फी थिएटर कहा जाता है, बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं एक्वाडक्ट की चित्र। यहाँ आपको एक्वाडक्ट का चित्र दिखाया गया है। आगे इसके अलावा हमने कुछ उपयोगी शब्द पढ़े जो हैं लोहा, गांव, सिंचाई, संगमरमर, नगर, वलयकूप, पत्तन, श्रेणी। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि दी गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इसी अध्याय के
सभी प्रश्नोत्तर के साथ।